वीडियो आपकी डिमांड पर है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं थेरेपेटिक इंटरवेंशन को सिंपल और क्लियर वे में एक्सप्लेन करूं, तो आज की वीडियो स्पेशली आप सबके लिए है। सबसे पहले एक बात समझ लो, स्पेशल एजुकेशन में प्रोग्रेस सिर्फ पढ़ाने से नहीं होती, बल्कि राइट थेरेपेटिक इंटरवेंशन से होती है। थेरेपेटिक इंटरवेंशन का मतलब सिर्फ थेरेपी देना नहीं होता। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसमें हम बच्चे के बिहेवियर, कम्युनिकेशन, कोग्निशन और सोशल स्किल्स को सिस्टमेटिकली इम्प्रूव करते हैं। आज हम इस कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, डेफिनेशन से लेकर टाइप्स, स्ट्रेटजीज और रियल लाइफ एप्लीकेशंस तक। एंड तक देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मैं विनीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं एक ग्राफ से जिसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द थेरेपेटिक इंटरवेंशन टॉपिक। ये ग्राफ है माल अडेप्टिव बिहेवियर्स और फंक्शनल एबिलिटीज़ और इंडिपेंडेंसी के बीच में। स्टार्टिंग में बच्चे के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम लाइन को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीक्वेंसी और एबिलिटी लेवल को। स्टार्टिंग में जैसे जैसे बच्चे का इंटरवेंशन का पीरियड लंबा चलता जाएगा तो ये लाइन आपको नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। ये है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की लाइन, और ये जो ग्रीन लाइन है ये है बच्चे की वांटेड बिहेवियर की प्रोग्रेस ट्रैक लाइन, जिसमें बच्चे का वांटेड बिहेवियर, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स इंक्लूडेड हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ती रहती हैं, जो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर करती है। आगे जा कर के बच्चा सोशलाइज होने में बहुत आसानी फील करता है। ये बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करती है। बट क्वालिटी ऑफ लाइफ के 4 पिलर हैं, जल्दी से समझते हैं कौन कौन से। पहला है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन, सेकंड प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी डिसेबिलिटी, थर्ड स्किल डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंसी, और फोर्थ सोशल इंक्लूजन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन में हम बच्चे की अर्ली एज में ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स उसकी बेसलाइन को एस्टेब्लिश करते हैं कि बच्चे का करंट लेवल क्या है। प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी डिसेबिलिटी में हम बच्चे में हुई इम्पैक्ट को बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी रोकने की कोशिश करते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंसी में बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिव रहे, फंक्शनली सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रियलाइंस रहे, जितना इंडिपेंडेंसी को प्रमोट करे, वो सारी स्किल्स सिखाई जाती है। सोशल इंक्लूजन में बच्चे के इन्वायरमेंट को बैरियर फ्री बनाया जाता है ताकि बच्चा सोसाइटी में सोशल लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंसमेंट के 4 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ साथ 7 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है थेरेपेटिक इंटरवेंशन में। सबसे पहले आता है अर्ली इंटरवेंशन, जिसमें हमें प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली सिम्टम्स। जल्दी से जल्दी बच्चे के असेसमेंट करानी है। असेसमेंट करती है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। इसमें क्या होता है, इसमें थेरेपिस्ट का एक नेटवर्क होता है, जिसमें आगे जाके समझेंगे कौन कौन से थेरेपिस्ट हैं। एक्सपर्ट्स हैं जो बच्चे के लिए थेरेपी डिज़ाइन करते हैं। फिर है फैमिली सेंटर्ड प्रैक्टिस, इसमें पेरेंट्स और थेरेपिस्ट मिलके बच्चे के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लान, नीड, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता लगाते हैं ताकि आगे जाके बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक करी जा सके ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। बच्चे का डाटा, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इंक्लूडेड होती है इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। सारी स्किल्स फंक्शनली लर्निंग बेस्ड होती हैं ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट बने। बच्चा ब्रशिंग, टॉयलेटिंग, बाथिंग, डेली लाइफ जैसी बेसिक स्किल्स खुद से सीख सके, इसलिए हमारा फोकस रहता है एज अ थेरेपिस्ट फंक्शनल लर्निंग्स पर। फिर है जनरलाइजेशन। अगर आपने एक बच्चे को सिखा दिया ए फॉर एप्पल और वो बोल रहा है बी फॉर भी एप्पल,
तो इसका मतलब बच्चे ने ओवर जनरलाइज कर लिया है। जनरलाइजेशन के बाद बच्चे की मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आया, कितना आया। ये बच्चे की एबिलिटीज़ को कवर करता है अक्रॉस वेरियस इन्वायरमेंट। उसके बाद ABA CBT ये सारी चीज़ें, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी कैसे यूज़ होती हैं बच्चे के लिए। बिहेवियर को ठीक करने के लिए हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA का यूज़ करते हैं, जो कि एक बिहेवियर थेरेपिस्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसमें रेनफोर्समेंट और शेपिंग बिहेवियर को मोल्ड करने की एक टेक्निक है, यूज़ की जाती है। स्पीच थेरेपी में AAC और PECS, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि 6 लेवल्स पर होता है, वो किया जाता है। ये फोकस करता है बच्चे की एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज पर। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी यूज़ की जाती है बच्चे की मोबिलिटी, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर और सेंसरी प्रोसेसिंग को और इन्हेंस करने के लिए। फिर एजुकेशनल एरिया में टैक और मल्टी सेंसरी फ्लोर टाइम मतलब DIR यूज़ किया जाता है। ये फोकस करता बच्चे की स्ट्रक्चर लर्निंग पर और रिलेशनल डायनामिक्स पर। फिर अर्ली इंटेंसिव बिहेवियरल इंटरवेंशन EIBI CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि फोकस करती है न्यूरल रिवायरिंग और कोग्निटिव रीफ्रेमिंग पर। ये कोग्निटिव एरिया से कनेक्टेड है। उसके बाद आता है कि ABA और CBT को वेल डिफाइंड करके हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो ABA और CBT में हम यूज़ करते हैं। तो बात करें ABA की, तो सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग में फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, गेस्चर प्रॉम्प्ट, मॉडलिंग प्रॉम्प्ट, वर्बल रिक्वेस्ट इंक्लूडेड है। रेनफोर्समेंट 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। शेपिंग बच्चे के वांटेड बिहेवियर को मोल्ड करने की एक टेक्निक है। चेनिंग 2 टाइप्स की होती है, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। ABA का कॉन्सेप्ट सबसे पहले BF स्किनर ने 1930 में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इवार लोवर्स ने 1987 में फॉर UCLA अप्लाई किया था ऑटिज्म बच्चों के लिए। वहीं बात करें CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो ये थॉट, बिहेवियर, फीलिंग्स की एक ऐसी साइकिल है जिसमें साइकोलॉजिस्ट समझता है नीड क्या है और प्रॉब्लम क्या है बिहेवियर में। ये CBT डिज़ाइन किया गया था बाय एरोन T. बैक इन 1960, जो कि एक सिस्टमेटिक रिवायरिंग इमोशनल रिस्पॉन्स है, उस मैकेनिज़्म पर काम करता है। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। इसके बाद है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन फिजिकल कैपेबिलिटी एंड एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। AAC आर्गुमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का होता है, एडिड एंड नॉन एडिड। ये इंट्रोड्यूस किया था बाय चार्ल्स बिल ने इन 1949। PECS पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन और रिसेप्टिव लैंग्वेज में यूज़ करते हैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट SLP, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। ये 6 लेवल्स पर होता है। एंड्रयू बॉन्डी एंड लोरी फ्रोस्ट ने इसको डेवलप किया था इन 1986। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी बाई जीन आइरियस इन 1960। इसमें टारगेट किया जाता है ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, मोबिलिटी, और टारगेट किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक सेरेब्रल पाल्सी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें मसल स्टिफनेस ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट एंड रिलेशन थेरेपीज अनलॉक डेवलपमेंटल पोटेंशियल। हम डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स, अप्रोचेज यूज़ करते हैं, थेरेपी यूज़ करते हैं, उनको हम 3 टर्म से समझेंगे। सबसे पहले है मल्टी सेंसरी अप्रोच, जो डेवलप की थी सैमुअल ओर्टन एंड एना ग्लीगन ने इन 1930, जो कि इंगेज करता है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक पाथवेज को, जो कि लर्निंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हर बच्चे की नीड अलग होती है, हर बच्चा अलग टाइप का लर्नर होता है, तो उसके लिए हमें उसी टाइप की टीचिंग मैथोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे लिख रखा है विजुअल। अगर मैं एक विजुअल लर्नर हूँ तो मेरे लिए विजुअल शेड्यूल
चार्ट्स अच्छे रहेंगे अगर मैं देखकर सीख रहा हूँ तो। अगर मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ तो मेरे लिए रिकॉर्डेड ऑडियो बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे ही हम डिफरेंट लर्नर के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। फिर है स्ट्रक्चर्ड टीचिंग। ये कॉन्सेप्ट दिया था एरिक स्कोपलर ने। टीच टैक ये जो मेथड है एरिक स्कोपलर ने 1972 में दिया था। ये मेथड एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग को इन्हेंस करने में बहुत मदद करता है। फिर है रिलेशनशिप बेस्ड थेरेपी। ये कॉन्सेप्ट दिया था बाय स्टैनली ग्रीनस्पैन इन 1980। फ्लोर टाइम मॉडल पर बेस्ड है, DIR पर बेस्ड है, जो कि नेचर और चाइल्ड के बीच में इमोशनल रेगुलेशन का काम करता है। फिर है इसके बाद अगर हम समझें कि ये सारी चीज़ें RTI रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, UDL यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग और बाकी सारे मॉडल्स में कैसे काम करते हैं, तो वो हम समझते हैं पिरामिड से। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर टारगेटेड सिस्टमेटिक इंटरवेंशन। ये पिरामिड हमें बताता है कि कैसे RTI मॉडल डेवलप किया गया था, क्या लिंक है RTI मॉडल का आइडिया एक्ट के साथ जो कि थेरेपेटिक इंटरवेंशन में मदद करता है। UDL कैसे अकोमोडेट करता है सारे लर्नर का आउटसेट फॉर इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन। UDL का ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था बाय कास्ट। RTI मॉडल इंटेंसिव इंटरवेंशन जो मॉडल है और रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन मॉडल है वो डेवलप किया गया था फॉर टारगेटेड स्पोर्ट। बच्चे को जो स्पोर्ट चाहिए हम वो टारगेट करेंगे, मतलब उसको प्रोवाइड करेंगे। वो AAC अल्टरनेटिव एगुमेंटेटिव कम्युनिकेशन एडिड और नॉन एडिड ऑन द बेसिस ऑफ नीड। आइडिया एक्ट जो कि फुल फॉर्म है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, प्रोवाइड करता है डाटा ड्रिवन अर्ली सपोर्ट असाइनिंग स्पेशल एजुकेशन लेवल्स उससे पहले। इन सभी टर्म्स को हम बाय ईयर, बाय पर्सन नेम और कौन सी टर्म प्योनर की थी वो भी समझते हैं। ये पिरामिड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि RPWD एक्ट राइट बेस्ड अप्रोच कैसे इम्प्लीमेंट करता है थेरेपेटिक इंटरवेंशन में। एक बार हम जितने भी टर्म पढ़ के आए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। 1920 में अर्ली डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था जेसल एंड येल ने। 1930 में बिहेवियरिज्म का BF स्किनर ने दिया। मल्टी सेंसरी का ओटन गिलिगन ने दिया। 1949 में AAC का कॉन्सेप्ट दिया ब्लिस ने। 1972 में टैक का कॉन्सेप्ट दिया स्कोपलर ने और 1960 में CBT एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया बैक एंड आयरिस ने। 1985 में PECS पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया बॉन्डी एंड फ्रोस्ट ने। 1987 में ABF और ऑटिज्म एक प्रोग्राम चलाया था लोवेस ने, प्रोफेसर लोहेस ने। 2000 में RTI मॉडल इंट्रोड्यूस किया था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बाय US यूनाइटेड स्टेट। लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे AAC, टैक और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, PECS हम हर एक बच्चे के लिए यूज़ नहीं करते। ASD, ADHD, IDD इन बच्चों की नीड अलग होती है, तो हर एरिया पे अलग अलग टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं उसको एक सिंपल ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर में लिखी हुई हैं कौन कौन सी थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ नीड। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अगर किसी बच्चों को है तो उसके हम बिहेवियर पर ध्यान देंगे, बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक को कम से कम करने पर ध्यान देंगे। स्पीच पर ध्यान देंगे अगर स्पीच डिले है। PT फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, सेंसरी इश्यूज़ हैं उनको दूर करने के लिए ध्यान देंगे। जितना हो सके बच्चे की एजुकेशन में मल्टी सेंसरी टीचिंग यूज़ करेंगे ताकि बच्चे के लर्निंग में सेंसरी बैरियर ना बने। वही अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तो ABA थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं प्लस मल्टी सेंसरी टीचिंग।
SLD वाले बच्चे में देखा गया है कि बिहेवियर ज़्यादा नहीं पाए जाते, स्पीच भी नॉर्मल होती है, वो जूझ रहे होते हैं सिर्फ डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया से। उनको दूर करने के लिए हमें मल्टीपल वे ऑफ टीचिंग यूज़ करने चाहिए। जैसे कोई बच्चा मैथ में पुअर है, हो सकता है उसे डिसकैलकुलिया हो, तो हमें उसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए उसे फ्रीडम दे देनी चाहिए। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। नेक्स्ट है CP सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी भी IQ रिलेटेड नहीं होती। सेरेब्रल पाल्सी होती है PT, OT और सेंसरी रिलेटेड, मतलब मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है। उसको हम फिजियोथेरेपी से, ऑक्यूपेशन थेरेपी से, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी से काल्टर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसमें बच्चे के बिहेवियर को टारगेट करते हैं। और CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी इंक्लूड करते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट में जितना हो सके बच्चे के AAC, मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए हम AAC यूज़ करते हैं। जितने ज़्यादा असिस्टिव डिवाइसेस हो सकें वो यूज़ करते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। उसके बाद है मल्टी डिसिप्लिनरी इकोसिस्टम। बच्चा और पेरेंट्स सेंटर में होते हैं। स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट डाटा ड्रिवन करते हैं पेरेंट्स से ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली सेंटर्ड प्रैक्टिसेस। जितने अच्छे रिलेशन होते हैं थेरेपिस्ट के और पेरेंट्स के, उतने अच्छे प्रोग्रेस मॉनिटर किए गए हैं। जितने अच्छा रोल प्ले करता है पेरेंट किसी भी थेरेपी में डाटा प्रोवाइड करने में, वो चाहे नीड बेस्ड हो चाहे स्पोर्टिव बेस्ड हो, तो देखा गया है कि बच्चे की प्रोग्रेस भी उतनी अच्छी है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से होती हैं। इवैल्यूएशन लास्ट स्टेज होती है, जिसको हम री इवैल्यूएशन कहते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम? असेसमेंट से असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए एक बार उस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले असेसमेंट इस्टेब्लिश करती है करंट लाइन, बच्चे की करंट लेवल क्या है, वो बेस लाइन कहलाती है। बच्चे को डायग्नोस किया, आइडेंटिफाई की स्पेसिफिक नीड, फिर मॉनिटरिंग की हमने बच्चे की, ट्रैक किया कि बच्चे का रियल टाइम डाटा क्या है, इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन किया, जो कि बच्चे की थेरेपी डेवलप की। अब बच्चे को ये थेरेपी दी जाएंगी। थेरेपी डेवलप करने के बाद हमने स्मार्ट अप्रोच का यूज़ किया, जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंडेड है। इसमें हम बच्चे के गोल्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन करते हैं। फिर IEP डेवलप होती है, जो कि ब्लूप्रिंट होता है कस्टमाइज्ड प्लान का। उसके बाद हम जनरलाइजेशन की स्टेज पर जाते हैं। बच्चे के स्किल्स वो अपने इन्वायरमेंट में कितने अप्लाई कर सकता है, वो चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती है। फिर रिव्यू करते हैं बच्चे ने क्या सीखा और क्या वो बच्चे ने ओवर जनरलाइज किया। जैसे मैंने ओवर जनरलाइजेशन का आपको एक एग्जांपल दिया था। अगर बच्चे ने उस चीज़ को एडजस्ट कर लिया है बहुत बढ़िया, बट अगर ओवर जनरलाइज कर लिया है, मेंटेन नहीं कर पाया बच्चा, तो हम दोबारा असेसमेंट की तरफ जाएंगे। जो बच्चे का बेस लाइन करंट लेवल होगा वो अलग होगा, और ऐसे ही हम रिपीटेडली इस प्रोसेस को करते रहेंगे। लेकिन हम ये समझेंगे अब कि ऐसे तो बच्चे कभी भी एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक आसानी से पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए डिफरेंट थेरेपिस्ट अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं। एक स्पेशल एजुकेटर कौन सा टूल यूज़ करता है वो देखेंगे हम, और क्यों करता है वो भी देखेंगे इन द थेरेपेटिकल इंटरवेंशन। एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। ये एक ASD वाला बच्चा है, ठीक है। हमें इसका IEP फ्रेमवर्क बनाना है। मान लीजिए ये बच्चा सेंसरी ओवरलोड है, सेंसरी प्रोसेसिंग इम्पेयर्ड है बच्चा, तो कौन सा टूल हम यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। तो क्या कोई स्पेशल एजुकेटर ये टूल यूज़ कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यूज़ करेगा, क्योंकि DIR और फ्लो टाइम जो हमने पढ़ा था उसकी नॉलेज
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को ज़्यादा है। हालांकि प्लान इंटररिलेटेड होते हैं, बट बात आती है जब सेंसेस की, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज़ अ प्रोफेशनल, ठीक है, उसको एबीए थेरेपिस्ट हैंडल नहीं कर सकता इतने अच्छे तरीके से। एबीए थेरेपिस्ट उन बिहेवियर्स को टारगेट करेगा जो कि बच्चे के लर्निंग में बैरियर का काम कर रहे हैं। वो एक बिहेवियर एक्सपर्ट है, इसलिए वो एबीए और रेनफोर्समेंट को इम्प्लीमेंट करता है। जब बच्चे की कम्युनिकेशन वीक होती है, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज कमज़ोर होती है, तो बच्चे के लिए PECS या AAC टूल यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करेगा? SLP, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, जिसे हम स्पीच थेरेपिस्ट भी कहते हैं। अगर बच्चे का लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो डिफरेंट TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करके एक स्पेशल एजुकेटर उसके लिए स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्लान बनाता है, जिसे हम कहते हैं टैक फॉर अ ASD चाइल्ड। ये थी IEP फ्रेमवर्क की प्रोफाइल ऑफ अ ASD चाइल्ड की डिफरेंट डिफिसिट्स इन्वायरमेंट्स में कौन सा थेरेपिस्ट की कौन सा टूल यूज़ करेगा, ठीक है। कोई भी सिंगल नोड ऑपरेट नहीं करती इंडिपेंडेंटली, क्योंकि एक इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड करती हैं हर एक चीज़ें। इसके बाद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस रिप्लेस करती है इंट्यूशन विद वैलिडेट डाटा। यहाँ पे आपके पास दो एग्जांपल हैं, ABA फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दूसरा है CBT फॉर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रेगुलेशन। हमने पढ़ा था CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, थॉट पढ़ा था, फीलिंग पढ़ी थी, बिहेवियर पढ़ा था, कि काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग से पता लगाते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। और जो काउंसलिंग है वो एक साइंटिफिक वैलिडेट मेथड है जो कि पीयर रिवाइज मॉडल पर बेस्ड है। जो डाटा हमें मिल रहा है वो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है, जो कि IEP बेस्ड मेजरेबल प्रोग्रेस का एक पार्ट है। ये चीज़ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट के थ्रू होती है, मतलब गैदरिंग ऑफ डाटा, साइंटिफिक वैलिडेशन मेथड करते रहते हैं, उससे बच्चे की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मेज़र करने में हेल्पफुल हमारे पास एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाती है। यही है, बार बार करने से इस साइकिल को हमारे पास एक प्रैक्टिस बन जाती है, जिसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बार बार इन प्रैक्टिस को करने से हमारे पास एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है। लेकिन हम बार बार वो चीज़ें करते ही क्यों हैं? हम एक बार की फिर दूसरी बार कुछ और क्यों नहीं करने लग जाते? तो इसका रीज़न है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम जब भी कुछ करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स हमारे अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, हमारे रियल एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके डाटा प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। जो न्यूरॉन टूटा हुआ है, मतलब जो शेप में नहीं है, वो एक टारगेट नोड रिवायरिंग करता है, जिसको हम न्यू सैग ग्रीन साइनअप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो न्यूरॉन से दोबारा कनेक्ट होता है और मैसेजिंग कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है बाय प्रैक्टिस। इसलिए हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बार बार करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी समझाने का काम किया था माइकल मिर्जिंग ने इन 1970। उनका कहना था यह मैकेनिज्म काम करता है द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग न्यूरॉन्स हैं ये सभी के सभी कनेक्शंस थ्रू आउट लाइफ एक्सपीरियंसेस। और इसका एडवांस एप्लीकेशन है पावर अर्ली इंटेंसिव बिहेवियरल इंटरवेंशन में और मॉडर्न टेली रिहैबिलिटेशन में, जो कि शिफ्टिंग है थेरेपी फ्रॉम अकोमोडेशन टू एक्टिव न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो ये काम करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी इन द EBP। हमने पढ़ा है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस ने कब कब किस चीज़ को सपोर्ट किया है। तो WHO जो कि स्टैंड करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंडेट करती है अर्ली इंटरवेंशन एंड CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन को। यूनेस्को UDL को प्रमोट करती है,
यूनिसेफ प्रमोट करती है अर्ली चाइल्डहुड सपोर्ट सिस्टम को। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है फॉर EBT, एविडेंस बेस्ड थेरेपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। फिर है नाइस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस, जो कि इस्टेब्लिश करती है क्लिनिकल गाइडेंस किसके लिए, ऑटिज्म एंड मेंटल हेल्थ के लिए। जब हम बात करते हैं राइट बेस्ड अप्रोच का, तो हमारे दिमाग में एक लॉ आता है RPWD एक्ट, RPWD लॉ 2016। RPWD एक्ट भी कुछ की इंस्टीट्यूशंस को अपने अंदर रखता है जो कि शिफ्ट करते हैं पैराडिगम से राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ, लीगली मैंडेट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले है निमहंस, जिसका सेंटर रहता है न्यूरोसाइंस और मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन पर। निपिड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और RCI, जो कि स्टैंडर्डाइज करता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग एजुकेटर्स को, लाइक स्पेशल एजुकेटर्स। RCI एक्ट भी आया था इन 1992, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक रोड ब्लॉक इंटरप्ट द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अर्ली इंटरवेंशन को प्रमोट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो अर्ली इंटरवेंशन होते हुए भी डेवलपमेंट में हिंड्रेंस का काम कर सकती है, डेवलपमेंट में डिफ़िकल्टी आ सकती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिसिंग द क्रिटिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, वे बच्चे का डेवलपमेंट कितना पीछे जा सकता है, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल डिले। बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है रेगुलर प्रैक्टिसेस के बाद, क्योंकि उसका न्यूरोप्लास्टिसिटी वे काम नहीं कर रहा अच्छे से। अर्ली आइडेंटिफिकेशन में उसको स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रिटी चेक की ज़रूरत है, उसको थेरेपीज़ की ज़रूरत है। फिर अगर हम लेट डायग्नोस कराते हैं मिसिंग द क्रिटिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी विंडो, तब भी बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन ब्लॉकेज होता है। फिर है अवेयरनेस गैप की वजह से भी, लैक ऑफ पेरेंट एंड कम्युनिटी नॉलेज। उसके बाद प्रोफेशनल डेफिसिट, अनट्रेन्ड स्पेशल एजुकेटर्स का होना भी अर्ली इंटरवेंशन की प्रोसेस में बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें उसको हटाना चाहिए। इसलिए हमें अनट्रेन्ड एजुकेटर्स नहीं चाहिए एजुकेशन फील्ड्स में। और जो स्टिग्मा बना हुआ है सोशल बेस्ड पेरेंट्स के बीच में कि ये बच्चा तो स्पेशल है, या फिर जिनको शर्म आती है अपने बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में बात करते वक्त, तो ये कल्चरल बायस्ड स्टिग्मा हमें हटाना चाहिए, क्योंकि ये सोशल लेवल पे बैरियर का काम करता है। इससे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और उसके बाद है फाइनेंशियल लिमिटेशंस। कई बच्चों को मल्टी सेंसरी थेरेपी चाहिए होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी सेंसरी थेरेपी चाहिए होती है, जिससे बच्चा मैक्सिमाइज कर सके अपने लर्निंग जोन को। लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल लिमिटेशन पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो ये भी एक बड़ा एरिया माना जाता है जो कि हिंडर करता है बच्चे के डेवलपमेंट में इन अर्ली चाइल्डहुड, इन अर्ली इंटरवेंशन। तो ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी थेरेपेटिक इंटरवेंशन की, इसका अल्टीमेट गोल यही है कि ये इंटरवेंशन रिप्रेजेंट करता है एक साइंटिफिक ग्राउंडेड मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क, जो कि ट्रांसफ़र करता है डिसेबिलिटी को फंक्शनल एबिलिटी में विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल एविडेंस बेस्ड एंड ग्लोबल अलाइंड प्रैक्टिसेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, द थेरेपेटिक इंटरवेंशन। आई होप आपको इस समझ में आया होगा, आप नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका वीकेस्ट टॉपिक कमेंट करें। मैं ज़रूर आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और ये श्योर करूंगा कि आपको 100% कंटेंट मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी,